हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रेजोनेंस की। हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा और साथ साथ में हमने बनाना सीखे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, हाइब्रिड एंड कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। तो मैं एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग बेंजीन। ठीक है, बेंजीन लिया मैंने, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस टाइप के। और बेंजीन में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस पॉसिबल है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगी। तो बेसिकली होती कैसे है रेजोनेंस, ऐसे इसमें रेजोनेंस होती है ना। तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है पूरी रिंग में चेंज हो जाती है ना। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे बेंजीन। फिर हमने देखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के इन बिटवीन कहीं लाई करता है। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 3 डैश लगाए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी मैं इसका, कौन सा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या हुआ, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्ड वाले, वो पूरी रिंग के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं लाइक इस टाइप से। तो मैंने इसको एज ए सर्कल में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये क्या था, मेरा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड की क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो नंबर 1 देखो, सबसे पहले तो क्या आती है, बॉन्ड लेंथ। बेंजीन का जब स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तब पाया कि चलो उसको छोड़ो, सबसे पहले देखो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 पिकोमीटर। ओके, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, दैट इज योर डबल बॉन्ड, और ये होती है 134 पिकोमीटर, है ना। तो जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर 3 तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब 3 बॉन्ड की लेंथ तो होनी चाहिए 154 पिकोमीटर और 3 की होनी चाहिए 134 पिकोमीटर, है ना। बट एक्चुअली में हुआ क्या, जब इसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया गया तो पाया कि जो बेंजीन का बॉन्ड है, 6 के 6 बॉन्ड इक्विवेलेंट है। 6 के 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर है, ना तो कोई बॉन्ड बड़ा है ना कोई बॉन्ड छोटा है। जैसे कि हम इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाकर, वहां से तो हमें लग रहा था कि बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड बड़े होंगे और 3 बॉन्ड छोटे होंगे। बट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो तो कुछ और ही कह रहा था। वो तो कह रहा था कि 6 के 6 बॉन्ड इसके बराबर होंगे और इन 6 के 6 बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी योर 139.7 पिकोमीटर। कितना क्लियर हुआ। तो रेजोनेंस का रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बॉन्ड लेंथ। कि बॉन्ड लेंथ जो हम यू कह सकते हो, मैं थ्योरेटिकल डाटा के बेस पे बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, डबल कितनी होनी चाहिए, ट्रिपल कितनी होनी चाहिए। तो रेजोनेंस उसको ओवरकम करता है, रेजोनेंस के अंदर बॉन्ड लेंथ वेरी कर सकती है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी तो थी ये। सेकंड प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी के अंदर क्या है, देखो हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, तो जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में, रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में और जो मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में, तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। So resonance energy is the basically energy difference between the most stable contributing structure and the resonance hybrid। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। It is defined as the energy difference
या डिफरेंस लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस hybrid and the more stable contributing structure। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं होता क्या है ये बेसिकली। तो आप अभी इतना समझो कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में और जो रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और बेंजीन के केस में रेजोनेंस एनर्जी होती है बेसिकली और 151 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी है किसकी? बेंजीन। ठीक है, दो प्रॉपर्टी समझ में आई। तीसरी होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, इसको मैं सिंपल लाइन में बोलूंगी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। किसी भी कंपाउंड की जितनी भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग योर रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उन सब में से सबसे स्टेबल होती है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इट इज द मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड is highly stable। ओके, ये तो थी किसकी प्रॉपर्टीज हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप अब तक जो आपने लेक्चर देखा उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को न्यूली सीख रहे हो तो पीछे वाली वीडियो को जाके एक बार चेक करो, उसको देखो तो आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज रेजोनेंस हाइब्रिड की। अब हम करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन किसी भी स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं होती तो उसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करते हैं हम प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आई थिंक मैं प्रॉपर्टीज बोल गई, वो कंडीशन है। ठीक है, ये तो कंडीशंस के लिए ठीक है, तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। सबसे पहली कंडीशन कि जो रिलेटिव पोजीशन है एटम्स की वो सेम रहेगी। क्या? रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम is always same in different contributing structures। ठीक है, यानी कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनके अंदर जो एटम है वो अपनी जगह पर फिक्स होंगे। एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, बट position of electrons can be changed। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, तो ये लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे आएंगे और जो ये वाला बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको यहाँ ना बनाकर मैं यहाँ बना F, है ना। ये शिफ्ट होने के साथ ही क्या हुआ, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में देखो आप कि जो पोजीशन है, जो आपका एल्काइल ग्रुप था वो वहीं का वहीं है, कार्बन वहीं पे है, ये वाला ऑक्सीजन वहीं पे है, ये वाला ऑक्सीजन वहीं पे है।
बट चेंज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो आ गए इधर, ये वाले चले गए ऊपर। मतलब क्या हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, ना कि हमारे इसकी, इधर पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गई मैं, ठीक है। एटम की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इज इट क्लियर टू यू? ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो ये है हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट लाई इन सेम प्लेन, must lie in same or nearly same। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझ में आई कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है, उनका प्लेन चेंज ना हो, क्योंकि प्लेन चेंज होते क्या होता है बच्चों कि जो रेजोनेंस है वो पॉसिबल नहीं है। इसको आप ऐसे मानो कि मान लो इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लेन में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने हैं इस प्लेन से इस प्लेन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिटल्स है, मतलब ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसके कारण रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। अगर इसी प्लेन के अंदर मैंने एक और ऑर्बिट रखा है तो ये क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज सेम। अब मान लो यही मैंने एग्जांपल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, इसमें बोला मैंने नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सेम, यानी कि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उनका नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है बट उनका नंबर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये एक लोन पेयर था, है ना, अब यहाँ देखो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट कर रहे हैं तो देखो इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 2। पहले ये बॉन्ड पेयर थे, अब ये लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पे ये देखो ये लोन पेयर थे, अब यहाँ पर आने के बाद क्या हो गए, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब जितने भी आपके पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ओके। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं रब कर दूं, कंडीशन है जो रेजोनेंस की, all contributing structures show correct number of valency, सबकी वैलेंसी पूरी होगी, मतलब जो फंडामेंटल रूल है अपना जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं वो क्या होता है इसमें यूं कह सकती हूँ मैं कि फॉलो होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव नियरली सेम एनर्जी, सबकी क्या होगी, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करके आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, है ना। अब मैं कहूँ कि जो मैंने अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा स्ट्रक्चर करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सा आपका रेजोनेटिंग जो हाइट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आ चुकी होंगी। हमने सबसे पहले बात की थी कि मतलब जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं
उनके अंदर एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात किया कि जो सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। फिर हमने बात की जितने भी अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर हमेशा सेम रहेगा। फोर्थ में हमने बात की जो जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस शीट शो करेंगे। और फिफ्थ पे हमने बात किया कि हर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है ऑलमोस्ट सेम होगी। अब हम बात करेंगे कि कौन सा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना। तो देखो कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या हो, सबसे पहली बात जिस स्ट्रक्चर के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको यूं देखो, मोर द number of covalent bond more will be stability, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो इसको एक हम एग्जांपल से देखें कि जिसमें कितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इसका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ आपका हाँ ये देखो, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लूँ मैं तो अगर कहीं पर वैलेंसी कंप्लीट ना हो तो प्लीज कर लेना उस वैलेंसी को कंप्लीट। ठीक है, तो ये लिया मैंने। अब इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी या डीलोकलाइजेशन होगी, मूवमेंट होगी पाई इलेक्ट्रॉन की, और इससे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देखो इसमें तो दो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट थे, मतलब इसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट थे जिसके अंदर दो आपके क्या है पाई बॉन्ड है, और इसके अंदर क्या हो गया आपका एक बॉन्ड कम हो गया। इसमें दो पाई बॉन्ड थे, इसमें एक पाई बॉन्ड हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, रूल के अकॉर्डिंग देखो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मींस दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या है। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसके लिए है लेसर द चार्ज सेपरेशन, more will be stability। जितना कम चार्ज का सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की। इसका एग्जांपल वही कार्बोक्सिलिक एसिड लूं आपका, एक स्ट्रक्चर तो ये है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा कि चार्ज का सेपरेशन करा दिया, मतलब जहां पे इसके लॉन्ग पेयर थे वो इधर आ गए, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गए। तो हुआ क्या, यहाँ पे H। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या है कि कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं है ना, और इस स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए ना। तो जितनी ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। मींस स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू योर स्ट्रक्चर 2। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम कि कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होगा। देखो अब हमने देखा कि चार्ज सेपरेशन जिसमें नहीं है वो तो सबसे ज्यादा ही स्टेबल है। अगर किसी कोई ऐसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं मेरे पास दो से ज्यादा जिसके अंदर चार्ज की सेपरेशन हो रही है, तो उस चार्ज सेपरेशन में भी सबसे स्टेबल कौन सा होगा, है ना। तो देखो इफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम have negative charge
ठीक है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव atom have positive charge, then that structure will be your stable. Okay, will be more stable than vice versa. अब इसका मतलब समझो। अब मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर करवा सकता है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो पॉजिटिव आ जाए और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है ना, तब कंडीशंस हो जाएंगी हमारी रॉन्ग और वो स्ट्रक्चर होगा हमारा सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन लिया, ठीक है, कीटोन का एग्जांपल लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर ये है, एक मैं आपका लूं ऐसे, ठीक है, एक लूं मैं ऐसे, ठीक है। अब मैं बोलूं इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे पहले वाला रूल याद करो, इससे पहले वाला कि जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो सबसे स्टेबल होगा। इन दोनों में तो चार्ज सेपरेशन है, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब नंबर 1 पर तो आ गया ये वाला। अब सेकंड देखो, सेकंड रूल में मैंने क्या बताया था कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल तो क्या भी, यहाँ देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इनमें से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कौन से स्ट्रक्चर में है, इस स्ट्रक्चर में, मींस सेकंड नंबर पे आ गया ये और थर्ड नंबर पे आ गया आपका ये। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले 1 फिर 2 और फिर 3। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देख के आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द adjacent atom then that structure will be less stable। अगर लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे चार्जेस दो एडजेसेंट एटम पर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जहां पर लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको कैसे समझो आप, एग्जांपल लो, बाइकार्बोनिल ग्रुप ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर मैं बना लूं, देखो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज दो एडजेसेंट चार्जेस में प्रेजेंट है और यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये और देन ये। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कि जहां पर चार्ज का सेपरेशन नहीं है एज कंपेयर टू जहां पर एडजेसेंट एटम पर लाइक चार्जेस प्रेजेंट है वहां। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अब हम शायद मैंने कंडीशन मिस कर दी थी कि जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आज हमने बात की सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड की, फिर कंडीशंस पढ़ी हमने रेजोनेंस की, बाद में हमने देखा कंडीशन फॉर द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उसमें कुछ रूल्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। तो अगर आपसे एग्जाम में कई सारे स्ट्रक्चर बना के पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है,
तो आप इन रूल्स को रिमाइंड करोगे और रिमाइंड करने के बाद आप तुरंत आंसर दे पाओगे कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि कुछ ही आई थिंक 3-4 ऐसे रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।